रास्ता दिख नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए जिगर भाई आपके पास आता हूं। लॉस्ट डेकेड यानी कि पूरा दशक चला गया, लेकिन दो आंकड़े हैं मेरे पास। एक आंकड़ा होता है इन्वेस्टमेंट पर ईयर, तो एमएमएस के टाइम में वो 30% प्लस का आंकड़ा हर साल रहा है, ऑलमोस्ट पूरे 10 साल रहा है। बीजेपी ये 9 सालों में कोई एक आध साल छोड़ के कभी 30% की इन्वेस्टमेंट को टच भी नहीं किया। इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड की बात होती है, तो कभी भी 30% टच नहीं किया, उन्होंने हर साल किया। दूसरा जो आंकड़ा लोगों के सामने आता है, जीडीपी ग्रोथ। मनमोहन सिंह का 10 साल का जीडीपी ग्रोथ, मेरे पास 10 के 10 आंकड़े हैं, 7.06%। 7.06%। मोदी जी के 9 साल 5.7%। इसमें ये 7% मिला रहा हूं, इस साल का अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, बट आई एम काउंटिंग 7% ग्रोथ दिस ईयर, नॉट 6.8 और 6.5 जो एक्सपेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं 7 लेके चल रहा हूं जो मैक्सिमम है, तो भी ये 5.7% आता है। यानी कि मनमोहन सिंह के आंकड़े से एग्जैक्टली 1.3% लेस है। तो ये लॉस्ट डिकेड कैसे है सर ये जिगर भाई? तो ये जिस ढंग की बात करते हैं, और पिछले 10 सालों में 16 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, और पिछले साल मोदी जी के राज में लगातार ये नंबर बढ़ा है, हर साल नंबर बढ़ा है, और 2022 में नंबर बढ़कर 2,25,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। भारत के अंदर से विश्वास उठ रहा है, ये मोदी राज के अंदर है, ये हालात है। तो दो फिगर, एक लॉस्ट डिकेड और एक भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोग। और जो भी आप ऐड करना चाहें अंतिम टिप्पणी में जिगर भाई। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। नहीं देखिए, लॉस्ट डेकेड की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता वो लॉस्ट डेकेड था, क्योंकि जैसे मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हर एक सरकार अपना काम करती है, बहुत बखूबी करती है, और काफ़ी होशियार लोग उस ज़माने में भी बैठे थे सरकारों में। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इसको हम लॉस्ट डेकेड कहें। इवन मेरे ख्याल से वही 10 सालों के अंदर हमको आरटीआई भी मिला, आरटीई भी मिला, मनरेगा भी मिला। ये ऐसी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं जो सरकार ने उसी 10 सालों में अचीव की, सर जिसकी वजह से इसी जो 2006 में एक और चीज भी मिली है सर, जिसकी पूरे जी सर। देश नहीं पूरे विदेश में भी ख्याति है, जिसका नाम है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन जो है, फोर्स जो बिल्कुल, है। एनडीआरएफ 2006 में आई है मनमोहन सिंह के टाइम में, जो आज दुनिया की फाइनेस्ट डिजास्टर को हैंडल करने वाली फोर्स है सर। जी बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, तो उसे हम बिल्कुल नकार ये नहीं सकते। तुर्की में देखिए उसी सर, का ये नाम हो रहा सवाल है सर, तुर्की में एनडीआरएफ पे बिल्कुल हो नाम रहा हो है। रहा है सर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। उसी बात पर भारत को वाहवाही मिल रही है, बिल्कुल 100% मैं एग्री हूँ इस बात से। तो मेरे ख्याल से इसी बात में विपक्ष के लिए एक जवाब है, क्योंकि विपक्ष के पास इतनी सारी उपलब्धियाँ हैं, और मुझे कभी-कभी ऐसा दिखता है, शायद हम सबको दिखता है, शायद सामान्य लोगों को भी दिखता होगा, कि विपक्ष अपनी जो भी उपलब्धियाँ हैं, वो गिना नहीं पाती, और ना ही उससे अगर पॉलिटिकली मैं बोलूँ, तो वो भुना नहीं पाती। और जिस तरीके से वो उसका उपयोग करना चाहिए, वो नहीं कर पाती, और हमेशा कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना नॉन पॉलिटिकल इश्यूज, उसमें उलझ के रह जाती है। पिछले 3 दिन से जो ये सारी डिबेट्स वगैरह चल रही है, उसमें लेकिन भी आप एक देखिए चीज जो पे मैं मेन स्ट्रीम एक मीडिया है। चीज और है, एक एक पॉइंट मेरा भी है जिगर भाई। जी सर, बीजेपी जी, इस जी। समय, मैं जो शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूं, बीजेपी इस टाइम पूरी पार्टी एक बदतमीज और बेहुदा पार्टी के रूप में बिहेव कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा विपक्ष भी बदतमीज और बेहुदा हो जाए सर, मेरा ये कहने का मतलब है। सर ये बात सही है। मैं बेहुदा या बदतमीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पर विपक्ष के पास जो उपलब्धियां है ना, मैं हमेशा ये मेंशन करता हूँ, कोई भी डिबेट्स हो, अगर जैसे यहाँ गुजराती में हो, हिंदी में हो, या कहीं पर भी, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने पिछले 60 वर्षों में किया है, वो उसको नहीं भुना पाए। वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, और शायद आप भी कन्विंस या एग्री होंगे उस बात से, कि विपक्ष वो कभी भी अपने जो मुद्दे या पॉइंट है उसको इस तरीके से नहीं रख पाता जिस तरीके से बीजेपी रखती है। तो ये जरूर बात है। मैं इसमें कोई भाषा का उसमें अगर वो गलत प्रयोग नहीं करने की या करने की बात नहीं है। बस अपने जो काम किए उसी को उनको रखना है। पर एक बात ये देखिए मैंने, कि वो हमेशा नॉन पॉलिटिकल मुद्दों में बहुत ज्यादा विपक्ष उलझ जाती है। जब भी वंशवाद की बात आती है, या फिर जब भी आज ये 3 दिन से चल रहा है कि जो 2 दिन से नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखा, तो आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन क्या हो रही है, सारे मुद्दों को छोड़ कर के भी वो सरनेम क्यों नहीं रखा, और हिस्ट्री क्या है क्या नहीं, और कांग्रेस उस पे जवाब भी दे रही है। बहुत सारे उनके प्रवक्ता अलग अलग तैयारी करके आते हैं पूरे इतिहास की, और सारी बातें अपनी बताते हैं। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उनको क्या मुद्दे पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि मुझे 100% ये भी दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर या मोदी जी के जो रणनीतिकार या जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो लिखने वाले हैं, वो तो
कहीं ना कहीं गलती करते ही है, पर कांग्रेस के जो रणनीतिकार है वो तो शायद बहुत बड़ी गलती करते हैं, और उनको कभी ऐसा नहीं समझ आता कि हमने जो जो काम किया है वो किस तरीके से, किस लेवल पर हम जनता के सामने लेकर जाए, क्योंकि वो ये लेकर जाने में बिल्कुल असफल रहे, ये हमने साफ साफ देखा है। वरना सिर्फ 2 राज्यों में उनकी सरकार नहीं रह जाती। भले ये बात भी अलग है कि राजनीतिक सांठगांठ या राजनीतिक जो एजेंडाज होते हैं या फिर जो खरीद फरोख्त होती है वो भी हम सबके सामने, पूरे देश के सामने, उसे भी हम नहीं नकार सकते। और कांग्रेस के नेताओं के लिए ये भी कहा जाता है कि कई सारे राज्यों में वो नेता बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, फेवर करते हैं और धीरे धीरे फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, तो वो भी हम नहीं नकार सकते। पर मूलभूत जो मुद्दा है, जो उनको काम करना है, वो काम किया हुआ पास्ट में है, इतिहास में 60 वर्षों से, उसे किस तरीके से गा बजाकर जबरदस्त तरीके से लोगों के सामने ले जाना, जो उपलब्धियां है उसमें वो बिल्कुल फेल है। वो मेरे ख्याल से उनको ये करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने मुद्दा बताया कि लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे, बिल्कुल छोड़ रहे। मेरे खुद के सर्कल में तकरीबन 22 लोग ऐसे जिन्होंने अलग अलग जगह परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, कनाडा हो। तो ये ये बात सर बिल्कुल है। पीयर तो नहीं सर, ये जब हम, ये नागरिकता छोड़ना मतलब ये पीयरशिप नहीं है सर। पीयरशिप में स्टिल हाँ, आपके पास पीयरशिप नहीं है अपने देश ये का तो, पासपोर्ट होता है। जब आप पासपोर्ट मैं बदल समझ गया लेते हो सर, बिल्कुल। तब हुआ है सर। जी मैं वही वही बोल रहा हूँ सर कि वो पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर बाद में मैं उसी बात पे आ रहा था कि जब हम बैठ के डिस्कस करते हैं, चाय कॉफी पे बैठते हैं, तो मैं उनसे जो बात सुनता हूँ उससे ये समझ में हमेशा आता है कि वो धीरे धीरे एक बार पीआर या एजुकेशन वीजा या स्टूडेंट वीजा कुछ भी करके वहां एक बार चले जाए, बिजनेस वीजा पर। उसके बाद उनका आगे का 1-2 वर्षों का प्लान यही होता है, वो वहां के लॉयर्स के संपर्क में रहते हैं कि कैसे हम यहाँ का पासपोर्ट सरेंडर करें और वहां का पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दे। तो ये उनका 1-2 साल का पूरा प्लान रहता है। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि ये ऐसा करने की क्या जरूरत है, जब यहाँ आपके पास अच्छा कमाई है, सब साधन है, सब कुछ है, तो क्या दिक्कत है। तो उनका जो एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में जो बात आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दर्शकों को भी साथ साझा कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, वो वहां पे जो पीसफुल है वो यहाँ कभी कभी टेंशन होता है। अब ये जो वर्ड है वो बिल्कुल कॉमन मैन के, जो जिसको मैं अपर मिडिल क्लास के लोग है या थोड़े रिच कैटेगरी में आते हैं, वो जो हमारा पूरा सर्कल है उसकी बात कर रहा हूँ, कि ये उनके वर्ड्स होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं नहीं, वहां पर फिर भी सेटल हो जाएंगे, बच्चों का फ्यूचर भी सही हो जाएगा, यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो समझ नहीं आता कब क्या हो। तो ये जो बात है ना, वो एकदम सामान्य लोग बोलते हैं कि जिनको पॉलिटिक्स का कोई जिससे उनका कोई नाता ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही 5 साल में एक बार वोटिंग करने जाते हैं, कई बार वोटिंग करने भी नहीं जाते, अपने वोट का उपयोग नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मानस हो चुका है उसको बदलने के लिए अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे बड़ी पहल उसमें मुझे ये आज की तारीख में लग रहा है कि मोदी जी अगर रिटायर्ड हो उससे पहले उनको और उनकी टीम को ये करना चाहिए कि वो अच्छे नेता देश को दे। और ये नेता वो कब दे पाएंगे, जब ये इस तरीके की जो भी भाषा है, जो शैली है, उसको छोड़कर बिल्कुल विनम्रता से देश के मुद्दों के ऊपर अगर बात होगी, तो मेरे ख्याल से ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, और साथ में उनको विपक्ष का साथ मिलेगा, तो ये। जी। मुझे लगता है कि उनकी बात अधूरी रह गई, ऑलमोस्ट पूरी तो हो गई थी जिगर भाई की, लगता है नेट शायद चला गया है उनका। कोई बात नहीं। दर्शक मित्रों, ये थी आज की हमारी एक सार्थक चर्चा इस विषय के ऊपर, जहां पर हमने बात की कि किस ढंग से मोदी जी की खास तौर से जो शब्द निकल कर आ रहे हैं वो कहीं से भी एक ग्रेसफुल शब्द नहीं है, कहीं से भी वो एक क्या कहते हैं कि एक गरिमामय शब्द नहीं कह सकते। जिस भाषा में उन्होंने बात की है, ये भाषा अपने आप में अच्छी भाषा नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री पद के लायक भाषा नहीं है। ये भाषा ऐसा लगता है जैसे गली मोहल्ले की भाषा होती है। इस किस्म की भाषा को आप प्रधानमंत्री के पद पर उपयोग नहीं कर सकते। इससे सारे भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, और अगर भारत की प्रतिष्ठा नीचे जाती है तो ये हम सबके दुख की बात है। आपकी बात जिगर भाई सुन पा रहे हैं आप? हाँ, जी जी, मेरे पास तो सॉरी, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट। आपकी हाँ बात अधूरी रह गई थी, आप पूरी कर लीजिए, मैं कार्यक्रम समाप्ति कर रहा हूं मैं। जी जी सर, जी जी, वो कुछ इंटरनेट इश्यू हुआ था। तो मैं वही बोल रहा था कि मेरे ख्याल से पूरी बीजेपी की जो शीर्षस्थ टीम है, जो आज की तारीख में इस तरीके के जो भी मोदी जी के जो भाषण आते हैं, मुझे लगता है उनको भी वो ऑब्जर्व करना चाहिए, और पूरी टीम को विनम्रतापूर्ण भाषा का उपयोग करके एक अच्छी डेमोक्रेसी का जिसे कहते हैं एक अनुशासन में पालन हो, वैसा प्लान करना चाहिए। और साथ में विपक्ष का भी सहयोग लेकर करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी भी आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अलग ही लेवल पर निखर कर आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी बात अगर मिल
मिलके हो जाएगी जैसे पहले होती थी। अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो विपक्ष सत्ता पक्ष सारे मिलकर बहुत सारे डिसीजन देश के लिए डिसीजन लेते थे और अपनी बात रखते थे और लोग वो समझते और मानते भी थे। अगर ये प्रकार का वातावरण रहेगा तो मेरे ख्याल से पूरे भारत देश के लिए भी बहुत अच्छा है और हमें विश्व सत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर एक बात मैं जरूर मानता हूं और यहाँ पे आपके शो में मेंशन करता हूं कि सिर्फ कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी या कुछ 15 20 50 100 नेता सिर्फ वो ही भारत का विकास करेंगे, वो मैं नहीं मानता। इतने लोगों के बस की बात नहीं है, सबको मिलजुल कर रहना और काम करना पड़ेगा, तभी भारत का विकास होगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा में कहा था कि मैंने अपना सब कुछ इस देश के लिए खपा दिया है, तो 140 करोड़ लोगों ने इस देश के लिए सब कुछ खपाया है, दिन रात खपाया है, कुर्बानियां दी हैं। आप अकेले नहीं है। आप वहां लोकसभा में अकेले क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने देश के लिए सब कुछ खपा दिया है। आप अकेले नहीं है। देश के हर बंदे ने कुर्बानी दी है, हर बंदे ने त्याग दिया है, इस देश के लिए अपना खून बहाया है, इस देश के लिए वक्त दिया है, दिन रात काम किया है। किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, शिक्षक हो, छात्र हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इस देश के लिए अपने आप को खपाया ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा मैं विदा। और वीरेंद्र सेंगर जी और जिगर दोषी जी, आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हमारे इन्विटेशन पे प्रोग्राम के अंदर आए। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला और इस सार्थक प्रोग्राम के अंदर जुड़े। बहुत बहुत आभार आप सबका। दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ इसी चैनल के ऊपर। कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद आप सबका।